वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मटेरियल तैयारी करेंगे। हम लोग उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 11th में कुछ चीज़ सीखे थे उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते, क्योंकि उसी पे आधारित है ये सारे कंसेप्ट जो हम आज सीखेंगे। आप लोग 11th में SHM सीखे हो, वेव सीखे हो। आपके SHM देखो, अगर कोई पार्टिकल है और जो क्या कर रहा है इस पॉइंट के, ये कोई पॉइंट है मान लो, और इस पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल जब ऐसे ऐसे अगर मोशन करना चालू कर दे तो इस टाइप्स के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। एंड वो जो पॉइंट हम लोग बोले तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मीन पोजिशन। एंड इस पॉइंट से जितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ट्रेवल करता है उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से बोर्ड पे भी समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट ये है P, जहाँ क्या कर रहा है, एक पार्टिकल इस टाइप्स के मोशन कर रहा है, इस टाइप से। ना मतलब कोई ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट P, जिसके अबाउट कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है ऐसे। तो इस टाइप्स के मोशन को हम लोग बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस पॉइंट को बोला जाता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। एंड मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे ट्रैवल करता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ना। और यहाँ भी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल उसको भी क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। और इसको लिखा जाता है A से। हाँ, ऊपर अगर प्लस A लोगे तो नीचे माइनस A आप ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रहा, हमने क्या किए, एक पॉइंट ये कंसीडर किए जिसके अबाउट क्या क्या कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। और इस टाइप्स के मोशन को क्या बोला जाता है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इस ये जो मीन पोजीशन है उससे जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऊपर या नीचे दोनों, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अब देखो, एक ये स्ट्रेट स्ट्रिंग है, समझिए ये क्या है, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, मतलब सीधा स्ट्रिंग है, मतलब ये एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक पार्टिकल को ऐसे बांध देते हैं। एंड इसके दूसरे एंड पर, इसके मतलब एक एंड ये है और दूसरे एंड पर जो एक एंड बाकी है उसको हम लोग उस एंड को इस तरह से SHM देते हैं। हमने क्या किए, इस एंड को इस तरह से SHM देना चालू किए। जब आप इस एंड को मतलब यहाँ SHM ऐसे ऐसे दोगे तो उसके कारण इस स्ट्रिंग में एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, मतलब एक डिस्टरबेंस इसके अंदर जनरेट होता है। और वो डिस्टरबेंस का शेप आपको इस तरह से दिखेगा। देखो किस तरह से, इस तरह से, देखो ऐसे। मान लो यहाँ मतलब हमने यहाँ क्या किया, स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करना चालू की, तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें जो एक डिस्टरबेंस पैदा होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। फिर से समझो बात को, इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट है, फिर से एक बार ना। तो इस टाइप्स के डिस्टरबेंस को या इस टाइप्स के मोशन को बोला जाता है वेव मोशन। हम लोग इस चीज़ को एक बार थोड़ा एक्टिविटी से भी समझते हैं।
अभी हम लोग एक्टिविटी में देखें कि जब हम यहाँ क्या करते, इस इंट पर स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे SHM देते, तो इसमें जो डिस्टरबेंस पैदा होता है वो इस तरह से आगे बढ़ता है, इस तरह से, और इसी मोशन को हम लोग वेव मोशन बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। एंड इसमें जो भी पार्टिकल हो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे SHM करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ एक पार्टिकल हम स्ट्रिंग में भी बांध के रखे थे और यहाँ भी बांध के रखे, वो क्या कर रहा है, इस तरह से SHM कर रहा है। उस SHM का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इतना। मेरा कहने का मतलब है ये जो पार्टिकल है, जब हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे इसको SHM मतलब कराएंगे, तो ये भी पार्टिकल क्या करेगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर वाला है तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा 5 सेंटीमीटर और नीचे भी आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हाँ, और ये क्या मतलब फ्रीली रूप से इसमें जितने भी पार्टिकल वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फ्रीली रूप से ये इस तरह से SHM कर रहा है। पर हम लोग करते क्या है, इसी स्ट्रिंग में, मतलब मैं एक चीज़ करता हूँ, इधर वाले पार्ट स्ट्रिंग का मिटा देता हूँ, समझने में आपको थोड़ा आसान होगा। इधर वाले पार्ट क्या किए, हम लोग स्ट्रिंग को मिटा दिए एंड इसी में एक दूसरा स्ट्रिंग इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह से। एंड समझो, इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ स्ट्रिंग को मतलब उसी पार्टिकल में बांध दिए और उसको यहाँ इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे SHM देना चालू कर दे, जिसमें ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब ऊपर 3 सेंटीमीटर, नीचे भी 3 सेंटीमीटर ला रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। तो देखो, जो पार्टिकल हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते, समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। इस पार्टिकल को हम लोग यहाँ बनाए और इसी पार्टिकल को क्या किए, मतलब इसी पार्टिकल में दूसरे स्ट्रिंग को यहाँ हमने बांध दिए। तो अब हम लोग क्या करते, उस स्ट्रिंग को भी ऐसे ऐसे SHM दे रहे, तो इसमें एक डिस्टर्बेंस इस तरह से आएगा ना। देखो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ये क्या है, ये दूसरा स्ट्रिंग है जो इस तरह से आगे डिस्टरबेंस को भेज रहा है। अब ये स्ट्रिंग चाहेगा कि पार्टिकल कितने 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए और ये चाहेगा 5 सेंटीमीटर ऊपर जाए। कभी ऐसा हो सकता है ये स्ट्रिंग चाहेगा कि ये पार्टिकल 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए, पर ये चाहेगा कि नहीं 5 सेंटीमीटर नीचे आए। कभी ये भी चाह सकता है कि ये स्ट्रिंग, इधर वाला स्ट्रिंग, ये पार्टिकल 3 सेंटीमीटर इधर जाए और ये चाहेगा 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए। समझ आ रहा है ना। तो देखो प्रॉब्लम, देखो जब ये स्ट्रिंग नहीं था यहाँ, तो इसको यहाँ SHM ऐसे ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो 5 सेंटीमीटर ऊपर भी जा रहा था और 5 सेंटीमीटर नीचे भी आ रहा था। पर जब हमने यहाँ इसको एक स्ट्रिंग ऐसे बांध दिया और इसमें भी मतलब SHM देना चालू कर दिए, तो क्या हुआ, ये जो मतलब पहले इस स्ट्रिंग के बांधने से पहले फ्रीली रूप से ऐसे SHM कर रहे थे, वो SHM में क्या हो गया, इंटरफेयर हो गया। उस SHM को हम लोग क्या किए, डिस्टर्ब कर दिए। मतलब उस पार्टिकल के SHM को डिस्टर्ब कर, मतलब वो पार्टिकल जो SHM कर रहा था उस SHM में ये स्ट्रिंग क्या किया, एक इंटरफेयर कर गया। इसीलिए इस फेनोमेना को, मतलब यहाँ जो हम लोग समझ रहे हैं, उस फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोला जाता है। क्योंकि ये पार्टिकल पहले क्या कर रहा था, अच्छे से SHM कर रहा था, कैसे, इस तरह से, कितने 5 सेंटीमीटर ऊपर भी जा रहा था, 5 सेंटीमीटर नीचे भी आ रहा था। उसमें क्या किया हमने, एक दूसरे स्ट्रिंग जब बांध दिया और उसको भी SHM दिए, तो उसमें एक वेव ट्रांसफ़र होके आगे आया और वो क्या किया, उसके वो जो पार्टिकल पहले क्या कर रहा था, SHM कर रहा था 5 एम्पलीट्यूड वाले ऊपर नीचे, उसको उसके वो मोशन को, SHM मोशन को क्या किया, ये इंटरफेयर करते, मतलब प्रॉब्लम उसमें क्रिएट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बेसिकली एक ये मतलब ये ऐसे जो मतलब वेव का प्रक्रिया है या प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एंड यहाँ बेसिकली 2 वेव जुट रहा है, इसीलिए इसको जोड़ने के प्रोसेस को सुपरपोजिशन ऑफ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो आप क्या करो, बेसिकली ये जो वेव इधर से आया उसका इक्वेशन क्या होगा, बोलो y = a sin ω t + kx। इधर से भी आएगा, हम लोग एक जनरल वेव अभी लेते हैं, y = a sin ω t + kx। देखो
दो वेव, मतलब एक वेव इधर से आके यहाँ क्या किया, इस पार्टिकल, मतलब पहले जो पार्टिकल था वो मतलब इस SHM के कारण वेव में, मतलब इस SHM कारण इस स्ट्रिंग में वेव मतलब डिस्टर्बेंस आगे जा रहा था, मतलब वेव आगे जा रहा था, उसके कारण ये पार्टिकल बहुत फ्री रूप से अब क्या कर रहा था, अपना SHM ऐसे कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। पर हमने जब दूसरे स्ट्रिंग को यहाँ बांध दिया और इसमें भी जब मतलब SHM देना चालू कर दिए, तो वो क्या किया, अपना वेव आगे भेज के इस पार्टिकल का जो एक अच्छा मोशन था 5 एम्पलीट्यूड वाला, उसमें इंटरफेयर कर दिया। इसीलिए इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एंड दूसरी बात इस तरह से भी समझ सकते हैं, बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, दो लाइट का एडिंग भी हो रहा है। ऐसे समझो कि दो लाइट या आके यहाँ मिल रहा है और यहाँ एक नेट, मतलब जैसे कि ये कितना, इसको 5 एम्पलीट्यूड दे रहा है एंड ये कितना 3 दे रहा है, पर कभी ये ऊपर दे रहा है, कभी नीचे दे रहा है, कभी इधर कभी उधर दे रहा है, वो बात हम लोग बाद में समझेंगे। पर यहाँ भी एक क्या दे रहा है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, उसको हम लोग वाई नेट बोलेंगे। वो वाई नेट कैसे निकालेंगे, वाई मतलब ये जो मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, और इसको a1 इसको a2, यहीं से निकलेगा ना। ये y नेट मतलब किसको मिलेगा, इस पार्टिकल को, किसके कारण, इन दोनों वेव के कारण, कितना नेट डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग आगे निकालना सीखेंगे। इसी को बेसिकली यहाँ कितने वेव मिलता है, 2 मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको दूसरा नाम ये भी देते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे दूसरा नाम में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी मतलब यहाँ ये दो वेव को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन। और ये उसकी इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्यों बोला, क्योंकि क्या हुआ, एक मतलब स्ट्रिंग में वेव के कारण ये पार्टिकल क्या कर रहा था, अच्छे से अपना SHM कर रहा था, पर दूसरे स्ट्रिंग जब हम उसमें बांध दिए तो पता चला कि उसके SHM में वो क्या किया, इंटरफेयर कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इस चीज़ को आप अच्छे से उतार लो। अब हम लोग बेसिकली जो आपका ओरिजिनल चैप्टर है, मतलब वेव ऑप्टिक्स, बेसिकली हम लोग ये किसके लिए एग्जांपल देखें, स्ट्रिंग के लिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज करके अप्लाई करेंगे किसके लिए, मतलब लाइट के लिए। बेसिकली लाइट के हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखते हैं, लाइट के वेव नेचर ना, तो वो लाइट के वेव नेचर पर हम लोग ये क्या करेंगे, सारे चीज़ को अप्लाई करेंगे। और वेव, अगर वेव नेचर शो करता तो इन सब चीज़ों को भी शो करना पड़ेगा। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यहाँ इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे, दो वेव को, दो या फिर आप मान लो 2000 को भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग यहाँ दो ही सोर्स से हम लोग जनरलाइज करके बात करेंगे। और दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखो अभी हम लोग ये किसके लिए सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो वेव ऑप्टिक्स के लिए सोर्स जो होगा, मतलब क्या, वो लाइट होगा, मतलब वेव का सोर्स यहाँ कौन होगा, लाइट होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक वेव का सोर्स है S1 और दूसरा ये है वेव का सोर्स S2। समझ में आ रहा है ना, एक ये है क्या, वेव का सोर्स S1 और ये दूसरा S2 है। यहाँ से वेव ऐसे 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 यहाँ से, मतलब ये पार्टिकल जो, मतलब ये सोर्स ऑफ क्या, लाइट है, या वेव ऑफ सोर्स है, जो क्या है मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ वेव बोलेंगे। बेसिकली इस चैप्टर हम लोग लाइट को वेव नेचर मान के सारी चीज़ को डील कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ वेव बोल। जहाँ से क्या हो रहा है, एक वेव ऐसे निकल रहा है, समझ आ रहा है ना, इसको रुक जाओ थोड़ा अच्छे से। जहां से क्या हो रहा है, एक वेव इस तरह से निकल रहा है, एंड दूसरा वेव, इसको थोड़ा नीचे इधर बना, S2 सोर्स से दूसरा वेव क्या आ रहा है, S2 सोर्स से ऐसे निकल रहा है, और दोनों क्या हुआ, यहां आके मिल गया। तो इस मिलने के जगह को, मतलब जो यहाँ मिला, वहाँ एक इवेंट मतलब वहाँ एक इवेंट होगा, घटना हो गया, वहाँ एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप, इंटरफेरेंस ऑफ वेव।
और कितने वेव यहाँ मतलब अपने घटना को शो कर रहा है, मतलब कितने वेव के कारण यहाँ घटना हो रहा है, 2 वेव। तो इसलिए हम लोग इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि 2 वेव आके यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है, जुट रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो मतलब किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ होगा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ होगा, तो हम लोग मानते हैं इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इस S1 का वो ओमेगा है, एंड नंबर्स ऑफ क्या, वेव नंबर, वो भी k है। इसका भी मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और मतलब वेव नंबर्स k है। हम लोग दोनों को सेम क्यों मानने हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एंड इसका इक्वेशन मान लो y1 इजकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसको हम लोग y2 मानते हैं। और इसका इक्वेशन भी वैसे ही है, y1 इजकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मतलब यहाँ जो इस सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ वेव से वो वेव निकल रहा है, उसका इक्वेशन ये है जिसकी एम्पलीट्यूड कितना है a1, और यहाँ जो सोर्स ऑफ वेव है जिससे जो वेव निकल रहा है उसका इक्वेशन ये है जिसके एम्पलीट्यूड कितना है, ये है। अगर अब ये भी आगे आ रहा है वेव और ये भी आगे आ रहा है, यहाँ आके क्या कर रहा है, दोनों इंटरफेयर कर रहा है। तो अगर मान लो यहाँ जो नेट क्या होगा, नेट मतलब इनके ये भी एक अपना वेव भेजा और ये भी अपना वेव भेजा, तो यहाँ जो पार्टिकल है वो क्या करता है, वेव में हर पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है। तो यहाँ जो पार्टिकल है उसको जो नेट डिस्प्ले, बेसिकली ये y क्या है, y2 क्या है, मतलब इस वेव में जो पार्टिकल है उसके द्वारा किए गए पार्टिकल के SHM का डिस्प्लेसमेंट। और ये y1 क्या है, इस वेव में जो पार्टिकल है उसके द्वारा डिस्प्लेस उसमें इस वेव में जो पार्टिकल है उसमें जो वो पार्टिकल जो SHM करता उसका एम्पलीट्यूड या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट सब, जैसे मतलब इस तरह से वेरिएट कर रहा है। a1 क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, और मतलब क्या मीन पोजीशन। तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है किसका, इसका, और ये एम्पलीट्यूड है इसका। समझ आ रहा है। तो बेसिकली इसको जो मिलेगा नेट, क्या नेट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग क्या वाई नेट लिख सकते हैं, जो कितना होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस जो कितना होगा y1 प्लस y2। और y1 कितना, यहाँ देखो y1 ये है, y नेट इक्वल टू, मैं यहाँ आगे अगर लिखना चाहूँ तो उसमें y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी। अब देखो बेसिकली ये तो x तो जनरल है दोनों में ना, तो बेसिकली मान लेते हैं यहाँ से जो ये पार्टिकल मतलब यहाँ से जो S1 सोर्स से जो इंटरफेयर हो कर रहा है कौन वेव, वो x1 दूरी पे कर रहा है और S2 सोर्स से x2 दूरी पर। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन को लिखोगे इस पॉइंट पे तो वो कैसे लिखोगे, kx2 क्यों, सॉरी kx1 क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो रहा है, x क्या है, वेरिएबल है। बेसिकली x क्या होता है, सोर्स से जहाँ मतलब जितने दूरी पार्ट वेव ट्रैवल करेगा वहीं क्या होता है, x होता है, प्लस क्या, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस, मैं ऊपर में लिख देता प्लस ओमेगा टी प्लस kx2। x2 क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किया है, यहाँ से S2 से x2 डिस्प्लेसमेंट दूरी पर क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है कौन, S1 और S2 सोर्स से निकलने वाले वेव। अब देखो बेसिकली यहाँ जो हम लोग लिखे हैं y नेट इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2, इनका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इनका y नेट निकालने के लिए तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, वो दो तरीका से होता है। एक बाय टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और दूसरा होता है बाय वेक्टर। समझ आ रहा है, बाय वेक्टर। अब देखो ये प्रोसेस से अगर आप करते हो तो लगभग आपका एक लेक्चर 2 लेक्चर उसी में लग जाता है।
और इस प्रोसेस से हम लोग 11th में जो इसका स्पेशल चैप्टर है वेब, उसमें हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे ये, यहाँ बेसिकली कुछ ट्रिक को आपको समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे कहानी करेंगे। यहाँ ट्रिक क्या है समझना। बेसिकली अगर आपको वाई नेट यहाँ निकालना है, आपको क्या, अगर यहाँ वाई नेट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट A1, बेसिकली हम लोग ये वाले प्रोसेस अपना कर, लेट A1 एंड A2 आर क्या, वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन A1 वेक्टर, मान लो A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर इज फेज डिफरेंट, PHAS, फेज डिफरेंट ऑफ दैम, मतलब फेज डिफरेंट ऑफ दैम का मतलब जो दोनों सोर्स है। बेसिकली इसका फेज क्या है, ये है, और इसका फेज क्या है, ये है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो सोर्स है S1, इसका फेज ये है और इसका फेज ये है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ वेक्टर मेथड से नेट निकालना है तो इसको A1 को A2 को क्या करो, वेक्टर कंसीडर कर लो, एंड उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेब के फेज डिफरेंट ही क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे इधर लिखते हैं। जैसे मान लो कि आप कैसे निकालोगे, इसका फेज डिफरेंट देख लो। बेसिकली क्या है, फेज डिफरेंट को हम लोग फाई से लिखते हैं, आपको ये बात पता है। हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, x1 जो है ना यहाँ, x1 वो बड़ा है x2 से, क्योंकि ये कंडीशन नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किससे किसको हम घटाए, इसीलिए मैं ले लिया। क्या किए, x1 बड़ा है किससे, x2 से, तो बेसिकली ये टोटल क्या होगा, बड़ा होगा इससे, इसीलिए हम लोग क्या करें, इससे इसको घटाएंगे। जब आप क्या करोगे, इससे इसको घटाओगे, मतलब ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस क्या, ओमेगा टी प्लस के x2। तो बेसिकली जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देख लो, k इंटू x1 माइनस x2 बचेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k इंटू डेल्टा x। समझ में आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा इधर देख लो, इसके बारे में थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं। फाई इजकल टू, और ये जो k है उसका मान क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा, और ये क्या है, डेल्टा x। इसको बोला जाता है पाथ डिफरेंट। क्या बोला जाता है, पाथ डिफरेंट, और इसको क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंट। समझ आ रहा है ना। यही क्या होगा, वेक्टर A1 और A2 के बीच का एंगल। जैसे देखो, मान लो कि A वेक्टर ये इधर है, ये A1 वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर A2 इधर है, A2 इधर है, मतलब A2 A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इसके बीच का अगर आप एंगल मानोगे ये, तो वो क्या होगा, ये फाई होगा। समझ में आ रहा है ना। तो A2 और A1 का रिजल्टेंट इस बीच में कहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। ये बात हम लोग वेक्टर से ही समझते हैं। और मैं मान लिया वो अल्फा पे आया, तो ये क्या है, A नेट। और ये कहाँ से आप लोग सीखो, वेक्टर से। बेसिकली अगर A1 A2 दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर के बीच में कहीं भी हो सकता है। और हम वो मान लिए A1 से कितने पे है, A1 A2 वेक्टर का रिजल्टेंट अल्फा पे। बेसिकली कहने का मतलब है A1 A2 जो ये हम लोग वेक्टर माने उसका ही रिजल्टेंट, बेसिकली ये क्या, एम्पलीट्यूड, मतलब A1 A2 एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा। तो देखो टेक्निक ये है कि अगर मान लो दो वेक्टर अगर आपको दिया है, उसके बीच का एंगल आपको पता है, तो उसको मतलब उसका नेट निकालने का फार्मूला क्या है। बेसिकली मान लो A और B दो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आप उस वेक्टर के रिजल्टेंट को कैसे लिखते हो, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो उसी तरह से यहाँ भी लिखो, और मैं यहाँ A नेट लिखूँ यहाँ, तो कैसे होगा बताओ। वो होगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, क्योंकि वही तो है फेज डिफरेंट। समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ से अल्फ़ा भी लिख सकते हो, क्या, 10 अल्फ़ा। और ये सब सारे बात वेक्टर में
हम लोग किए हैं A2 साइन फाइव बाय A1 प्लस A2 कॉस फाइव। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को तो फाइनली ये इक्वेशन लिखना था ना। तो बेसिकली ये इक्वेशन अगर वाई नेट अगर आप लिखोगे यहाँ वाई नेट, तो वाई नेट लिखने के लिए यहाँ क्या ए नेट लिखना होगा, वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वाई नेट इज इक्वल टू ए नेट। ए नेट कहाँ है, यहाँ है, हम लोग निकाल चुके हैं। साइन कितना, फेज ऑफ फर्स्ट वेव, या फिर यहाँ SHM भी बोल सकते हैं, और हम लोग यहाँ वेव पढ़ रहे हैं इसीलिए वेव हम लोग बोल, मतलब फेज ऑफ फर्स्ट वेव, और यहाँ फर्स्ट हम लोग इसको माने हैं। तो ये कितना है, ओमेगा टी प्लस के x1, ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, ये है। तो आप जब मान लो कि एक वेव यहाँ से, मतलब एक वेव इस सोर्स से निकल के यहाँ आके यहाँ मिला, दूसरा ये इस सोर्स से निकल के यहाँ आके यहाँ मिला, और दोनों इंटरफेरेंस किया, मतलब जहाँ इंटरफेरेंस किया उसको जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्या लिखोगे, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ जो एक पार्टिकल था वो उसको जो नेट क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। मेरे कहने का मतलब उसको जो SHM कर रहा था जिसका नेट क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, वो इस SHM के अकॉर्डिंग मिलेगा। और जहाँ वाई नेट क्या है, इसी का डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का, जिसमें ए नेट आप क्या करोगे, इस फार्मूले से निकाल लोगे, साइन लिखोगे, और ये क्या है, फेज ऑफ, ये क्या है, फेज ऑफ फर्स्ट किसको मानोगे, मतलब जहाँ से आप मेजर करोगे एंगल, फेज ऑफ फर्स्ट वेव प्लस कितना, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा क्या है बोलो, अल्फ़ा है एंगल बिटवीन ए नेट एंड A1। बेसिकली ये क्या है, अल्फ़ा एंगल बिटवीन ए नेट एंड A1। आप क्या करो, इतना लिखो, बेसिकली इधर लिखो, मैं इसको मिटाऊंगा और इसको आगे फिर अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ अब यहाँ देखो, अब ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है। इस सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है, इस सोर्स का एम्पलीट्यूड A2 है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हम लोग बोले शुरू में इसको हम लोग इक्वल मानने के, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। इसका जो इंटेंसिटी है, और छोड़ो बाद में बात करूंगा, इसका ये है। और यहाँ से जो ऐसे ये वेव निकलता है ऐसे, और इधर से भी एक वेव आ रहा था, जो क्या हुआ, यहाँ एक दूसरे से मिल गया, और इस मिलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो यहाँ जो बेसिकली ये जो यहाँ से जो वेव आ रहा था उसका उस वेव में जो पार्टिकल है उसका SHM, वो तो SHM करता है, वो भी अपना एम्पलीट्यूड लेके आएगा और ये भी अपना एम्पलीट्यूड लेके आएगा। तो यहाँ जो पार्टिकल ये भी एक SHM करेगा ना, तो उसका जो हम लोग वाई नेट लिखेंगे वो अभी हम लोग सीख चुके हैं कैसे लिखना है। ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस अल्फ़ा, क्या है ये बात हम लोग अभी कर चुके हैं, अल्फ़ा के ये सब सारे बात हम लोग कर चुके हैं, समझ में ना। तो यही मतलब ये क्या मिल गया, ये वाई नेट, ये बेसिकली ये इधर से आया इधर से, ये बेसिकली क्या है, ये है इंटरफेरेंस जो वेव कर रहा है, मतलब इंटरफेरेंस जो वेव कर रहा है, मतलब इंटरफेरेंस जो वेव में जो पार्टिकल इंटरफेरेंस कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर पार्टिकल का क्या नेट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है उसका नेट एम्पलीट्यूड, और ये क्या है ओमेगा टी प्लस के x1, मतलब जो फर्स्ट वेव हम लोग माने थे उसका फेज प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन नेट एम्पलीट्यूड एंड फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, उसके बीच का एंगल ये अल्फ़ा है। हम लोग वेक्टर तरीका से भी सब सीखे। अब देखो बेसिकली इस चैप्टर में जो है बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में हमारा सोर्स कौन है, लाइट है। तो मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट का इधर है, एक सोर्स ऑफ लाइट का इधर है, तो दोनों से जो वेव आके ऐसे मिलेगा,
तो यहाँ क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ इस इंटरफेरेंस के मतलब जहाँ इंटरफेरेंस दो लाइट करता है वहाँ कभी कभी डार्कनेस और कभी कभी ब्राइटनेस दिखाई देता है। समझ आए? जैसे मान लो दो लाइट ऐसे 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 आके इंटरफेरेंस यहाँ किया, उस पॉइंट पे कभी कभी ब्राइटनेस और कभी कभी डार्कनेस दिखाई देता है। ये ब्राइटनेस डार्कनेस किस बातों से रिलेशन रखता है आपको पता होना चाहिए। वो रखता है इंटेंसिटी से। मतलब कोई लाइट का अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा ब्राइट, वो मतलब क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। और इंटेंसिटी कम होगा तो वो ब्राइटनेस कम दिखता है। डार्कनेस का मतलब लगभग इंटेंसिटी मिनिमम और ब्राइटनेस का मतलब एक इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो सोर्स है इसका इंटेंसिटी I1 है, ये जो सोर्स S1 है इसका इंटेंसिटी हम लोग मान लिए I1 और सोर्स S2 का इंटेंसिटी I2। समझ में आ रहा है ना? आपको एक रिलेशन मतलब आप 11 से ही जानते हो वो ये कि I जो होता I फॉर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये कांस्टेंट मतलब दोनों का बराबर है और ये सेम मीडियम है तो कांस्टेंट भी होगा, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा, इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट, ये सब सारे बात कांस्टेंट होती है। ये सब हम लोग 11th में सारे बात सीखे हैं। तो आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो I1 क्या होगा बोलो तो? I1 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर जब चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं K। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मान लो मैं I1 की बात करूँ तो क्या होगा बोलो? I1 इजकल टू K A1 स्क्वायर। I2 इजकल टू क्या होगा बोलो? I2 इजकल टू K A2 स्क्वायर। बेसिकली ये सब जगह कांस्टेंट के ही लेंगे क्योंकि ये एक ही मीडियम में हो रहा है और सारे का कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो सेम ही होगा। ए नेट कितना होगा बोल? सॉरी आई नेट, क्योंकि बेसिकली ये जो लाइट आ रहा है वो भी क्या लेके आ रहा है? अपना इंटेंसिटी, और ये भी लाइट क्या लेकर आ रहा है? इंटेंसिटी। और जहाँ इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट पे जो मतलब नेट इंटेंसिटी वो कितना होगा? वो कभी कभी कम हो सकता है, कभी कभी मिनिमम होगा। जब मिनिमम होगा तो हमको क्या दिखाई देता है? डार्कनेस। और कभी कभी मैक्सिमम होगा और जब मैक्सिमम उसको वहाँ हम लोग क्या दिखाई देते हैं? ब्राइटनेस। तो ये बात ध्यान में रखना। तो मतलब आई नेट इज इक्वल टू के ए नेट का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग देखो बेसिकली हमारा मेन मकसद है आई किस बातों पे डिपेंड करता है, मतलब आई नेट किन बातों पे डिपेंड करता है? ए नेट पे। और ए नेट किन बातों पे डिपेंड करता है? यहाँ से देखो ए नेट किन बातों पे डिपेंड करता है? ए नेट इन बातों पे डिपेंड करता है। देखो किन पे? A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई क्या है? फेज डिफरेंट। फिर से समझो, आई नेट मतलब ये जो पार्टिकल जो इंटरफेरेंस करा है उसको जो नेट क्या मिलेगा? इंटेंसिटी। वो किन बातों पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड किन बातों पे डिपेंड करता है? फेज पे, फेज डिफरेंट पे। बेसिकली A1 A2 पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये सब क्या है? किसी वेव के पास कांस्टेंट ही होता है। समझ आ रहा है ना? ये फेज समझा ना? ये फेज डिफरेंट मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? ए नेट बोलो, फेज डिफरेंट। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? देखो ए नेट इजकल टू A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखना ये फाई किन बातों पे डिपेंड करता है? हम ये भी अभी लिख चुके थे। फाई इजकल टू क्या लिखते हो? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंट। तो बेसिकली ये फाई किन बातों पे डिपेंड करेगा? मतलब पाथ डिफरेंट पे। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो पाथ डिफरेंट का मतलब क्या? दोनों लाइट कितने दूरी पे है इंटरफेरेंस जगह से। मान लो ये पॉइंट, ये जो मतलब जहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है उससे S1 कितने दूरी पे है और इससे S2 कितने दूरी पे। उन्हीं बातों पे कौन डिपेंड करेगा? मतलब ये फेज डिफरेंट। और फेज डिफरेंट पे कौन डिपेंड करता है?
एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड, और नेट एम्पलीट्यूड किन बातों पे मतलब, या फिर इंटेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करता है, नेट एम्पलीट्यूड। ऐसे आप समझो इसको, आई नेट मतलब नेट एम्पलीट्यूड की, नेट इंटेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करता है, नेट एम्पलीट्यूड पर, नेट एम्पलीट्यूड किन बातों पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंट, और फेज डिफरेंट किन बातों पे, पाथ डिफरेंट। तो मेन जो खेल है वो किसका है, पाथ डिफरेंट का। मतलब अगर मान लो आपको यहाँ ज़्यादा रोशनी चाहिए तो यहाँ से आप चाहोगे सोर्स ऑफ लाइट नज़दीक हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको रोशनी दिखाई देगा। मतलब दोनों से जो लाइट आएगा यहाँ आके क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, तो उस जगह पे आपको मतलब ज़्यादा रोशनी दिखाई देगा। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फाइव किन बातों पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस। उसके बाद हम उस पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले आ जाओ इधर। आई नेट मतलब ज़्यादा, तो वहाँ ब्राइटनेस, और कम तो डार्कनेस। वो बात हम लोग फिर बाद में करेंगे, पहले हम लोग आई नेट के मान निकाल के देखते हैं। आई नेट आप जब निकालोगे यहाँ तो समझना, बेसिकली हम लोग करते क्या है कि ए नेट का वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो ए नेट का वैल्यू यहाँ कैसे निकालोगे, आई नेट बाई के, आई नेट बाई के इज इक्वल टू A1 का क्या होगा बोलो, A1 का होगा I1 बाय के प्लस I2 बाय के 2। अब क्या लिखोगे बोलो आप, अब बेसिकली क्या होता है ये A1 A2, A1 यहाँ कैसे लिखोगे, मतलब A1 जब लिखोगे तो ये A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ये क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा ऐसे। I1 बाई के, क्या I2 को भी, A2 को भी ऐसे लिखोगे, I2 बाई के इंटू कितना, cos फाइव। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये नीचे वाला ये सब क्या होगा, बेसिकली अगर ये दोनों रूट में तो उसको आप एक साथ लिख सकते हो इस तरह से। देखो आई नेट इज इक्वल टू आई नेट बाई के इज इक्वल टू I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2 I1 I2 बाई के, क्योंकि के का स्क्वायर होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, इंटू cos फाइव। तो ये के सब क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब आई नेट जो आप लिखोगे, आई नेट वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का रूट cos। यही आपका क्या है, नेट इंटेंसिटी का मान। समझ आ रही, यही क्या आपका नेट इंटेंसिटी का मान। आप यहाँ तक लिखो, आगे हम लोग और देखते हैं। इस इंटरफेरेंस मतलब इस जहाँ दोनों लाइट इंटरफेरेंस कर रहा है उस जगह पे जो नेट इंटेंसिटी का मान जो होगा वो इतना होगा। अब इन्हीं इंटेंसिटी पे मतलब आगे की ज़्यादा कहानी बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ ब्राइटनेस या डार्कनेस जो बनेगा वो इन्हीं इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखो बेसिकली इंटरफेरेंस, बेसिकली ये इंटरफेरेंस ऑफ जो वेव है, इसमें हम लोग इसका जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आगे लिखा है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है कि जहां मैक्सिमम ब्राइटनेस हो, और मैक्सिमम ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। जहाँ भी अगर मान लो जिस जगह पे मतलब क्या हो, ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगा, मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, उसी जगह का आप क्या बोलोगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या, ब्राइटनेस मैक्सिमम या इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी मतलब आई मैक्सिमम। समझ आ रहा है ना।
आई नेट को आप ऐसे ही यहाँ लिखो ना, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम होने के लिए बेसिकली आई किन बातों पे डिपेंड करता है, ये तो सोर्स का सारे I1 I2 सोर्स से ही मिलेगा, वो ये cos फाई से डिपेंड करेगा। बेसिकली आई मैक्सिमम होने के लिए cos फाई को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। फिर से समझो बात को, आई मैक्सिमम होने के लिए cos फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और जहाँ ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग मतलब इंटरफेरेंस इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ऐसे सिंपल वर्ड में आप समझो, मतलब क्या हो, जब इंटरफेरेंस के दौरान जहाँ मतलब इंटरफेरेंस के दौरान जब लाइट की या फिर वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिकली आई को मैक्सिमम, आई किस पे किन बातों पे डिपेंड करता है, cos फाई पे। cos फाई का मतलब ये बात ना, तो cos फाई का मतलब क्या होगा, मतलब आई को मैक्सिमम होने के लिए cos फाई को भी मैक्सिमम होना ही पड़ेगा। तो cos मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा क्या हो, बोलो cos मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा क्या हो, बोलो 1। और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो, आप याद करो। अगर नहीं आपको पता है तो आप टी रेशियो का लेक्चर आप देख सकते हो, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो देख सकते हो। बेसिकली cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो मान लो cos कब पॉजिटिव होता है, एक 0 पे, मतलब 1 कब होता है मैक्सिमम, 0 पे। इसके बाद कब होगा, 2 पाई पर। पाई पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई पे नेगेटिव हो जाता cos। cos 0 डिग्री का मान 1, cos मतलब पाई डिग्री का मान, मतलब पाई रेडियन का मान, या फिर 180 डिग्री का मान -1, और cos 360 डिग्री का मान फिर 1। तो ये बेसिकली मैक्सिमम होने का मतलब cos मैक्सिमम कब होगा, जब बेसिकली, और cos मैक्सिमम कितना होता है, 1 ही होता है। और cos को 1 होने के लिए इस फाई को क्या कितना होना पड़ेगा, देखो 0 डिग्री या 360 डिग्री, या फिर ऐसे ही जाएगा। बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं पाई के रूप में, 0 रेडियन या फिर 2 पाई रेडियन या फिर 4 पाई रेडियन, इसी तरह से जाएगा। तो इसको हम लोग अगर जनरली लिखना चाहे तो वो क्या होगा, देख लो, ये बेसिकली जनरली इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई n। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो बेसिकली n का मान 0 दोगे तो ये आएगा, n का मान 1 दोगे तो ये आएगा, 1 का मान 2 दोगे तो ये आएगा, 3 दोगे 6 आएगा। बेसिकली फाई के इस वैल्यू के लिए, मतलब फाई का मतलब फेज डिफरेंट के इस वैल्यू के लिए, फाई के इस वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, मतलब फेज डिफरेंट के इस वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ आई क्या होगा, मैक्सिमम। अब आई मैक्सिमम होगा कितना वो भी हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली फाई अगर मतलब cos थीटा 1 लोगे तो यहाँ हम लोग बेसिकली आई मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा 1 हो। तो आई मैक्सिमम हम लोग यहाँ लिखेंगे, और cos थीटा यहाँ कितना लेंगे, 1। I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का रूट, I1 I2 का रूट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कैसे देख लो, इसका a स्क्वायर करोगे मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, और 2ab। तो समझ आ रहा है ना। तो मैक्सिमम अगर आपको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय आपको इंटेंसिटी पूछे तो वो कितना होगा, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट ये होता और इसका दिया होता, मान लो कि इंटेंसिटी का मान 4, कितना दिया होता, 4 आए, और इसका दिया होता 3 आए, सॉरी इसका दिया होता मान लो कि 9 आए, तो आप क्या करते, यहाँ रखोगे कितना, 9 है और 3 है, समझ आ रहा है ना। तो 9 आई यहाँ रखोगे तो कितना बनेगा, 9 आई यहाँ रखोगे तो 3, मतलब 9 का रूट कितना होता, 3 इंटू रूट आई प्लस कितना 2 इंटू रूट आई। तो बेसिकली कितना करोगे, 3 और 2 5 रूट आई, और उसका स्क्वायर करोगे तो 25 आए। तो वहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ
जहाँ पे मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है उस जगह पे नेट इंटेंसिटी का मान कितना होता है 5 है। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, पहले इसको समझो। अब एक तो ये बात हुआ कि आप इस समय इंटेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम इतना, मतलब उसकी वैल्यू कितना होगा, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात ये होता है कि कहाँ कहाँ वो मतलब इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिखेगा, तो वो आप किस फार्मूले से निकालोगे, इस फार्मूले से। बेसिकली आपको फाई इजकल टू क्या पता है, फाई इजकल टू क्या पता है, बोलो। फाई इजकल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू कितना, डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फाई के जनरल वैल्यू ये रखते हैं, फाई के जनरल वैल्यू ये रखते हैं कितना, 2 पाई एन इजकल टू कितना, 2 पाई बाय लेमडा इजकल इनटू कितना, लेमडा डेल्टा एक्स। तो यहाँ से बेसिकली देखो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, क्या लिखना चाहूँ, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को आप कैसे लिखोगे, देखो एन लेमडा। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंट। तो ये मतलब अगर आप n का मान 0 रखोगे तो डेल्टा एक्स कितना होगा 0, n का मान 1 रखोगे तो लेमडा, n का मान 2 रखोगे तो 2 लेमडा, तो मतलब 3 रखोगे 3 लेमडा, मतलब वो 0 पे लेमडा पे 2 लेमडा पे 3 लेमडा पे 4 लेमडा पे आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप इस चीज़ को लिख लो और इन चीज़ को अच्छे ढंग से आप याद रखो, क्योंकि यही चीज़ हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे। बेसिकली जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीखोगे तो हम लोग इन्हीं सब को वहाँ यूज करते हैं। और एक बात समझ लो, हम लोग को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बाकी रह गए, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।